हमारी कहानी शुरू होती है यहां धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की विशालता में अरबों साल पहले। कल्पना कीजिए, गैस और धूल का एक विशाल बादल, एक नेबुला जो प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ है। यह था सौर नेबुला, हमारे सूर्य और उसके ग्रहों का जन्म स्थान, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। यह नेबुला कोई साधारण बादल नहीं था। यह हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों का मिश्रण था, जो बहुत पहले मृत सितारों के केंद्र में बने थे। ये तत्व, जो ग्रहों और यहां तक कि जीवन के निर्माण खंड हैं, पूरे नेबुला में बिखरे हुए थे, अपने एक साथ आने के क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सौर नेबुला स्थिर नहीं था। यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा और आसपास के सुपरनोवा, विशाल सितारों की विस्फोटक मौतों से निकलने वाली शॉकवेव द्वारा चलायमान, घूमता और मथता रहा। इन गड़बड़ियों ने बादल के भीतर उच्च घनत्व की जेबें बनाई। एक विशेष जेब, जो हमारे सौर मंडल बनने के लिए नियत थी, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगी और अधिक से अधिक गैस और धूल को अपनी ओर खींचती गई। जैसे ही नेबुला का यह केंद्रीय क्षेत्र ढह गया, यह तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर की ओर खींचता है। इस कथाई गति ने बादल को एक घूमते हुए डिस्क में समतल कर दिया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में केंद्रित थी। भारी दबाव और गर्मी के तहत यह केंद्रीय उभार अंततः हमारे सूर्य बनने के लिए प्रज्वलित होगा। लेकिन सूर्य के जन्म से पहले हमारे ग्रह पृथ्वी सहित ग्रहों के निर्माण के लिए मंच तैयार किया गया था। हमारे ग्रह की कहानी ब्रह्मांडीय धूल के एक साथ आने की कहानी है, परत दर परत, अरबों वर्षों में, उस दुनिया को बनाने के लिए जिसे हम जानते हैं और घर कहते हैं। ढहते हुए सौर नेबुला के केंद्र में गहराई में तापमान और दबाव अकल्पनीय स्तरों तक बढ़ गया। ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व, हाइड्रोजन के परमाणु, इतनी शक्ति के साथ एक साथ आ गए कि वे फ्यूज हो गए, हीलियम का निर्माण किया और ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा जारी की। यह प्रक्रिया, परमाणु संलयन, वह इंजन है जो हमारे सूर्य और अन्य सभी तारों को शक्ति देता है। परमाणु संलयन के प्रज्वलन के साथ हमारे सूर्य का जन्म हुआ। कभी अंधेरा बादल अब रोशनी और गर्मी से जगमगा उठा था। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के आसपास के डिस्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। सौर हवा, सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा, ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को दूर धकेलना शुरू कर दिया। सूर्य के जन्म ने हमारे सौर मंडल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। नवजात तारे की तीव्र गर्मी और विकिरण ने उस वातावरण को आकार दिया जिसमें ग्रह बनेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सूर्य का प्रभाव केवल गर्मी और प्रकाश के बारे में नहीं था, यह गुरुत्वाकर्षण के बारे में था, एक ऐसी शक्ति जो ग्रह निर्माण के जटिल नृत्य का संचालन करेगी। जबकि सूर्य घूमते हुए चक्र के केंद्र में धधक रहा था, नेबुला के पतन से बची हुई सामग्री एक साथ जमा होने लगी। यह प्रक्रिया छोटे पैमाने पर शुरू हुई। सूक्ष्म धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के कारण एक साथ चिपक गए, जैसे आपके बिस्तर के नीचे धूल के खरगोश। लाखों वर्षों में ये छोटे गुच्छे आपस में टकराते और विलीन होते गए, बड़े और बड़े होते गए। जैसे जैसे ये झुंड बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बढ़ता गया, जिससे आसपास की डिस्क से अधिक सामग्री आकर्षित होती गई। आखिरकार ये पिंड इतने बड़े हो गए कि उन्हें ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहाणु माना जाने लगा। इस स्तर पर सौर मंडल एक ब्रह्मांडीय विध्वंस डर्बी जैसा दिखता था, जिसमें अनगिनत आकार के ग्रहाणु टकराते, टूटते और कभी-कभी सृजन के अराजक बैले में विलीन हो जाते थे। किस प्रकार के ग्रह का निर्माण हुआ, यह सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करता था। करीब में, जहां तापमान अधिक गर्म था, केवल लोहे और सिलिकेट जैसी चट्टानी सामग्री ही संघनित होकर जीवित रह सकती थी। यहीं पर पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध जैसे आंतरिक चट्टानी ग्रह बने। बहुत दूर, जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहा जाता है, उसके पार तापमान इतना ठंडा था कि पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फ जम सकती थी। चट्टान और धातु के साथ इन बर्फों ने गैस दिग्गजों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के निर्माण खंड प्रदान किए। आंतरिक सौर मंडल में, जहां तापमान बहुत अधिक था, मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने ग्रहाणु टकराते और आपस में मिलते रहे। इस तरह की एक टक्कर, एक प्रलयकारी घटना जिसमें मंगल ग्रह के आकार की वस्तुएं शामिल थीं, ने हमारी पृथ्वी का निर्माण किया।
इस टक्कर से निकली ऊर्जा इतनी विशाल थी कि इसने पूरे ग्रह को पिघला दिया, जिससे यह पिघली हुई चट्टान और धातु की घूमती हुई गेंद में बदल गई। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, लोहा और निकल जैसी सघन सामग्री केंद्र की ओर डूबती गई, जबकि सिलिकेट जैसी हल्की सामग्री सतह पर आ गई। भेदभाव के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने पृथ्वी को उसकी स्तरित संरचना दी। एक ठोस आंतरिक कोर, एक तरल बाहरी कोर, एक अर्ध ठोस मेंटल और एक पतली चट्टानी परत। पृथ्वी का विभेदन केवल परतें बनाने के बारे में नहीं था, यह एक मूलभूत प्रक्रिया थी जिसका ग्रह के भविष्य के लिए इसके चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति से लेकर महाद्वीपों और ओशनों के अस्तित्व तक गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक जगह थी जिसमें अनगिनत पिंड अभी भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के विभेदित होने के लंबे समय बाद, लेकिन अभी भी अपनी ज्वलंत यौवन में मंगल के आकार की एक वस्तु, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, हमारे ग्रह से टकरा गई। ये कोई साधारण टक्कर नहीं थी, ये पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, एक ऐसी घटना जिसने हमारे ग्रह को एक अनोखा साथी दिया। चंद्रमा प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने पिघली हुई चट्टान और मलबे को अंतरिक्ष में दूर तक उड़ा दिया। यह सामग्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंस गई और समय के साथ जमा होकर चंद्रमा का निर्माण किया। विशाल प्रभाव परिकल्पना, जैसा कि इसे कहा जाता है, चंद्रमा के निर्माण के लिए अग्रणी व्याख्या है। यह पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली की कई प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करता है, जिसमें पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का अपेक्षाकृत बड़ा आकार और पृथ्वी के मेंटल के समान संरचना शामिल है। चंद्रमा का निर्माण केवल एक ब्रह्मांडीय तमाशा नहीं था, इसका पृथ्वी के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर कर दिया, जिससे अधिक स्थिर जलवायु का निर्माण हुआ और हमारे दिनों और रातों की लंबाई प्रभावित हुई। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन, यदि वह उत्पन्न भी होता, तो उसे बहुत अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता। विशाल प्रभाव के बाद पृथ्वी उस ग्रह से बहुत अलग जगह थी जिसे हम आज जानते हैं। सतह एक मैग्मा महासागर थी जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी हो रही थी। करोड़ों वर्षों में बमबारी धीमी हो गई और पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस शीतलन ने पिघली हुई सतह को जमने दिया, जिससे पहली चट्टानें बनी। ज्वालामुखी के फटने और बर्फीले धूमकेतुओं के प्रभाव से निकली जल वाष्प वातावरण में संघनित हो गई और मूसातूल बारिश के रूप में गिर गई, जिससे पहले महासागर बने। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसके वातावरण में एक नाटकीय परिवर्तन आया। प्रारंभिक वातावरण ज्यादातर सौर नेबुला से पकड़े गए हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। हालांकि सूर्य की सौर हवा आवेशित कणों की एक निरंतर धारा ने धीरे धीरे इस प्रारंभिक वातावरण को छीन लिया। एक नया वातावरण बना। यह ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गैसों से बना है। इस प्रक्रिया ने जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को मुक्त किया, जिससे एक द्वितीयक वातावरण बना। यह प्रारंभिक वातावरण उस हवा से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं, जिसमें मुक्त ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण मात्रा का अभाव था। हालांकि इसने जीवन के विकास और पृथ्वी के वायुमंडल के अंततः उस स्वरूप में परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया जिसे हम आज जानते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी, हालांकि आज हमारे ग्रह से कहीं अधिक कठोर है, प्रारंभिक महासागरों के भीतर कार्बनिक अणुओं से भरपूर एक रासायनिक सूप में जीवन का उदय हुआ। लगभग 3.5 अरब साल पहले एकल कोशिका वाले जीव प्रकट हुए। ये सरल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रसायन संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करती थीं। लगभग 2.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया का उदय हुआ। इन जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता थी, जो ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते थे। साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन ने वातावरण को बदल दिया। इस महान ऑक्सीकरण घटना ने ऑक्सीजन श्वास जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं।